Dear student, today we are going to discuss essay writing in this lecture. Essay writing is the most difficult task for the students nowadays. It is because of its too much formal type of procedure. It is difficult for them. It is meant for arranging information, knowledge in a very systematic, in a very formal way. So it turns to be very difficult for the students to write an essay. We are going to discuss essay writing in general, and we are going to discuss which methods are we should discuss, which ways are there to make it a little bit easier and understandable for us. So we are going to discuss that essay writing that consists of 12 marks in FBISE annual board paper pattern. And we should, the very first thing is that we should know that it is a skill that needs too much practice, that needs too much knowledge, and also it needs too much skill for correct vocabulary and for grammatical correct expressions. Of course, that is the most important thing while writing an essay. So it is too much hated by the student, or we should say that it is too much disliked by the student on this reason, on these grounds. When we are going to discuss essay writing, the very first thing, the most important thing is that we should know what kind of essays can be in our paper, or what are the types of essays. essay की कौन कौन सी types होती हैं या किस किस तरह के essays आ सकते हैं. We have divided essays in three categories or in three classes. The very first one is descriptive essays, the second one is narrative essays, and number third is reflective, or we should say that abstract essays. These are three general हम कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन है एसेस की. अगर हम इनको समझ लें तो हमें थोड़ा सा आसानी होगी, और वी शुड बी easier to understand for writing an essay. So the first one we are going to discuss कि descriptive essays क्या होते हैं. Descriptive essays ऐसे होते हैं जो किसी पर्सन को, प्लेस को या किसी इवेंट को डिस्क्राइब करते हैं, यानी बयान करते हैं उनके बारे में. उसमें कोई शख्स भी हो सकता है, उसमें कोई जगह भी हो सकती है, और उसमें कोई इवेंट या कोई वाक़या या सेरेमनी टाइप भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल, अगर आपको ये कहा जाए कि आप माय फेवरेट पर्सनालिटी पे ऐसे लिखें, या आपको ये कहा जाए कि सम हिस्टोरिकल म्यूज़ियम को डिस्क्राइब करें, या आपको ये कहा जाए कि किसी वी शुड से दैट कॉलेज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है उसको डिस्क्राइब करें, तो ये तमाम डिस्क्रिप्टिव एसेस में इंक्लूडेड होंगे. उसके बाद नेक्स्ट 2 नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पर आता है नैरेटिव एसेस. नैरेटिव एसेस वो होते हैं जो एक स्टोरी टाइप होते हैं, जिसमें आपने एक स्टोरी डिस्क्राइब करनी थी, जो कि आपकी मेमोरी में मौजूद है और आपने उसको डिस्क्राइब करना है. द फर्स्ट वन इज डिस्क्रिप्टिव एंड द सेकंड वन इज नैरेटिव, यानी स्टोरी टाइप, जो जिसमें कोई कहानी बताई जाती है, डिस्क्राइब इस तरह से की जाती है. वो एक तरह से कहानी के स्टाइल में होते हैं, कहानी बताने के स्टाइल में. जैसे आपको ये कहा जाए कि पिकनिक पार्टी पे कुछ ऐसे लिखें, या आपको ये कहा जाए कि आप विजिट टू हिस्टोरिकल बिल्डिंग लिखें, या फिर आप ये कहें, आपको ये कहा जाए कि रोड एक्सीडेंट के बारे में बताएं, या हाउस ऑन फायर, या इस तरह के जितने भी एसेस हैं वो सब एक नैरेटिव एसेस में आते हैं. फिर उसके बाद आता है रिफ्लेक्टिव एसेस या एब्स्ट्रैक्ट एसेस. ये लिटिल बिट वी शुड से दैट मोर डिफिकल्ट दैन द प्रीवियस वंस, ये जो हमने पहले डिस्कस किए. तो रिफ्लेक्टिव या एब्स्ट्रैक्ट एसेस ऐसे होते हैं जो जस्ट आइडियाज़ की कलेक्शन होते हैं, यानी उसमें डिफरेंट आइडियाज़ आपने अपने बताने होते हैं, और जिसमें कोई स्टोरी या कोई पर्सनैलिटी या इस तरह की चीज़ नहीं होती. फॉर एग्जांपल, अगर आपको ये कहा जाए कि आप को एजुकेशन पर लिखें, या आपको ये कहा जाए कि वुमेंस प्लेस इन सोसाइटी पर लिखें, या आपको ये कहा जाए कि टेक्निकल एजुकेशन के बारे में बताएं, उस पर एसेस लिखें, तो इस तरह के एसेस जो होते हैं वो एक जस्ट आइडियाज़ होते हैं, उनको आपने करना होता है, जॉट डाउन करना होता है, उनको आपने एक फॉर्मल वे में और एक हम कह सकते हैं कि एक अच्छे तरीके से उनको लिखना होता है इंफॉर्मेशन. तो वंस अगेन आपको दोबारा से बता दूं कि ऐसे राइटिंग में आपके
पास एक तो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन नॉलेज जो है वो हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज से आती है। आप किसी बुक में आपने कोई कुछ नॉलेज गेन किया, आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से नॉलेज गेन किया, आपने अपने सराउंडिंग से नॉलेज गेन किया है, एंड यू हैव गेन नॉलेज फ्रॉम इवन some media, social media or electronic media or print media, you can get knowledge। तो ये तमाम नॉलेज एक तरह से आपने उसको एक सिस्टमेटिक वे में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, नीट एंड क्लीन वे में, एक प्रॉपर फॉर्मल तरीके से उसको लिखना होता है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो उसको हम एक ऐसे राइटिंग का नाम देते हैं। अब ऐसे राइटिंग के लिए हमें क्या क्या बेसिक थिंग्स जो हैं या बेसिक स्टेप्स या हम कह सकते हैं कि बेसिक प्रोसेसेस जो हैं वो उनको अपने माइंड में रखना है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट सिलेक्ट द टॉपिक फॉर योर एसे विच इंटरेस्ट यू मोस्ट। आपके लेवल पर यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लेवल के ऊपर यानी इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर 2 एसेज आते हैं, लेकिन उसमें ईजी पार्ट ये होता है कि उसमें आउटलाइन दी जाती हैं आपको, यानी पॉइंट्स दे दिए जाते हैं, और आप उन पॉइंट्स को अगर इवन और कुछ भी ना करें तो सिंपली आप उन पॉइंट्स को ओपन करके एक एक पैराग्राफ उन पे लिखते जाएं डिटेल से, तो वो आपका एक ऐसे बन जाता है जो कि आपको ये कहा जाता है कि 250 to 300 वर्ड्स में आपने ऐसे लिखना है। और नॉर्मली वन वी शुड से दैट लीफ और वी शुड से दैट 2 पेजेस एंड हाफ का जो आपका ऐसे होता है वो काफ़ी होता है, अगर वो एरर फ्री है ग्रामेटिकली भी और वोकैबुलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर वो ठीक है और टू द पॉइंट आपने उन तमाम पॉइंट्स को डिस्कस किया है जो कि वहाँ पे लिखे होते हैं, तो इट मीन्स कि आप एक अच्छा ऐसे लिख रहे हैं और आप इवन आउट ऑफ 12 9 या 10 मार्क्स ले सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आपने ये करना होता है कि आप अपनी चॉइस देखनी होती है कि आपको जो ऐसे अच्छा लगता है, जिसमें आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, वो ऐसे सिलेक्ट करें, उस पर लिखें, बजाय इसके कि डिफ़िकल्ट वन आप चूज़ करें। लेकिन एक चीज़ आप जहन में ये भी रखें कि बहुत ईजी टॉपिक्स जो होता है वो भी सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे भी आपके जो थिंकिंग है, जो आपके आइडियाज़ हैं, वो डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, या आप उन आइडियाज़ को बहुत इजी कंसिडर करके आप अगर लिखेंगे तो उसमें ये भी हो सकता है कि आप उन आइडियाज़ को अच्छी तरह से एक्सप्रेस ना कर सकें या वोकैबुलरी और इस तरह की चीज़ों को ना कंसिडर कर सकें सही तरीके से। तो कोशिश करें जो आपके इंटरेस्ट का टॉपिक है वो सिलेक्ट करें और उस पर आप लिखें। थिंकिंग एंड कलेक्शन ऑफ मटेरियल, दैट इज़ द वेरी फर्स्ट बेसिक थिंग। हैविंग सेलेक्टेड अ टॉपिक, थिंक ऑन इट फॉर अ फ्यू मिनट्स, उस पर कुछ देर के लिए सोचना चाहिए इन डेप्थ अपने माइंड में। ऐसा नहीं है कि आपके पास ऐसे का टॉपिक है और इमीडिएट आफ्टर दैट यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग एन ऐसे। जहाँ पर एग्ज़ाम में बैठे हों ऐसे लिखने के लिए, तो आपको चाहिए कि ऐसे राइटिंग जो है वो सबसे एंड पर, यानी लास्ट 25 to 30 मिनट्स आप ऐसे राइटिंग को डेफिनेटली दें, उस पर कंज्यूम करें, ताकि आप एक अच्छे तरीके से ऐसे को लिख सकें। तो आउट ऑफ दोस 25 मिनट्स आपने फर्स्ट 5 मिनट्स जो हैं उस पर सोचना है, अपने माइंड में जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, उसको रिस्टोर करना है और उसको एक तरीके से माइंड में एक तरह से रिवाइव करना है, जो कि आपके माइंड में कहीं पर पहले से मौजूद है। तो वो रिवाइव करने के बाद, रिस्टोर करने के बाद उन आइडियाज़ को अपने माइंड में रखेंगे, उनको डीपली थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कि वो किस तरह से आपके पास वो तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो रिकलेक्ट होती है, रिस्टोर होती है माइंड में, आप उसको रिप्रोड्यूस करना चाहेंगे अपने उस पेज के ऊपर, उस पेपर के ऊपर। तो it is on the other hand the best use that the time reserved for the essay can be put to jot down on a piece of paper all the ideas points that come to your mind। और आप इवन उन आइडियाज़ को लिख भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, एक रफ वर्क की हेडिंग देकर अपने आंसर शीट के ऊपर जहाँ पर आपने ये ऐसे लिखना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हाँ, ऑफ कोर्स नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना होता है कि आइडियाज़ को सिलेक्ट करना होता है, उन आइडियाज़ को जो कि उससे रेलेवेंट हैं। यानी आपके पास इंफॉर्मेशन आई एक रैंडम वे में, लेकिन अब आपने ये करना है कि उनमें से जो आपके रिलेटिव या रिलेटेड या कंसर्न पॉइंट्स हैं उनको आपने एक सेपरेट करना है उस तमाम इंफॉर्मेशन में से, जो कि एक बेसिक फॉर्म में थी, जो कि एक रैंडम फॉर्म में थी। इफ़ यू हैव टू मैनी आइडियाज़ द नीड फॉर द सिलेक्शन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड मोर नेसेसिटी विल अराइज। फॉर एग्जाम्पल, इफ द टॉपिक इज वॉर, you may be confused as to which aspect it should be described, whether to give a description of wars, the horror of wars, the history of wars, the desire to wage the war, on the measures to put on an end to it. In such a case, select the points which seem significant and can serve your purpose। अब ये होता है कि जब ऐसे के लिए आपको टॉपिक दिया जाता है तो सम टाइम वो एक जनरल टॉपिक होता है।
अगर वो एक जनरल टॉपिक है, जैसे आपको कहा जाता है कि वार पर लिखें, राइट एन ऐसे ऑन वॉर, सिंपल, जस्ट आपको एक टॉपिक दे दिया, दैट इज वार, तो उस पर आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं, यानी हिस्ट्री भी बता सकते हैं, उसके बेनिफिट्स भी बता सकते हैं वार के, इफ़ देयर आर सम बेनिफिट्स, उसके डिसएडवांटेज भी बता सकते हैं, उसके सो मैनी थिंग्स दैट कैन यू डिस्क्राइब। बट इफ़ द टॉपिक इज स्पेसिफाइड, यानी एक जनरल टॉपिक में से उन्होंने स्पेसिफाइड कर दिया, अगर आपको ये कहा जाए वॉर एंड इट्स इम्प्रेशन, और हम ये कह सकते हैं वॉर एंड इट्स इम्पैक्ट्स, अगर आपको ये कहा जाए तो डेफिनेटली फिर आपने स्पेसिफाइड होना है, हिस्ट्री की तरफ नहीं जाना, आपने फिर उसके जो उसको हम कह सकते हैं डिसएडवांटेजेस हैं उसकी तरफ ज़्यादा फोकस नहीं करना, आपने मेन फोकस करना है कि वार के ह्यूमन हिस्ट्री के ऊपर इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं, यानी आप ये बता सकते हैं कि ह्यूमन सोसाइटी के ऊपर क्या इफेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स के ऊपर क्या इफेक्ट हैं, डेमोक्रेसी के ऊपर क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, यानी हमने स्पेसिफाइड होना होता है, जो हमें टॉपिक दिया जाए अकॉर्डिंग टू दैट टॉपिक वी हैव टू मेंशन, वी हैव टू राइट दैट ऐसे। उसके बाद फिर आपने उनको अरेंज करना होता है। नेक्स्ट जो पार्ट हमारे पास आता है वो है अरेंजमेंट का। थॉट्स में रश इनटू योर माइंड बट इट विल बी अ डिसऑर्डरली रैबल एंटरिंग द पोर्टल्स ऑफ योर माइंड। तो यानी इसमें ये बताया जा रहा है कि डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं हमारे माइंड में, रश करते हैं, यानी हमारे माइंड में तेज़ी से आते हैं, लेकिन उन आइडियाज़ को हमने एक प्रॉपर वे में अरेंज करना होता है। और प्रॉपर वे में अरेंज करने के लिए हमने ये करना होता है कि जो एक जैसे आइडियाज़ हैं उनके एक पैराग्राफ में, जो नेक्स्ट डिफरेंट आइडियाज़ हैं उनको नेक्स्ट पैराग्राफ में, इस तरह से नेक्स्ट और थर्ड एंड सो ऑन। इस तरह से हमने जो एक जैसे मिलते जुलते आइडियाज़ होते हैं उनको एक एक पैराग्राफ में पुट आउट करना होता है, उनको एक्सप्रेस करना होता है। ऐसा ना हो कि एक पैराग्राफ में एक आइडिया दिया गया और उससे रिलेटेड आइडिया जो नेक्स्ट पैराग्राफ में मेंशन किया गया, तो इसको भी हमने एक प्रॉपर वे में अरेंज करना होता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और यानी अब बेसिकली हमने अपने आइडियाज़ को एक डिसिप्लिन आर्मी की शक्ल में, एक डिसिप्लिन फोर्स की शक्ल में हमने उनको इकट्ठा करना है कि कौन कौन सी चीज़ें एक पैराग्राफ में इकट्ठी टू द पॉइंट सिलेक्ट होंगी जो कि एक जैसे टॉपिक होंगे। यानी प्रूनिंग एंड प्लानिंग, यानी प्रूनिंग से मुराद है बड़ी एहतियात से उनकी छानबीन करना और उनको प्लान करना ताकि वो मटेरियल एक प्रॉपर फॉर्म में आ सके। तो दैट इज़ आल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और जब फिर हम, ये तो था ऐसे लिखने से पहले के स्टेप्स, या दीज वर द स्टेप्स दैट वर मेंट फॉर writing essay when we are not exactly starting the essay, rather before writing an essay or before the starting of writing of an essay, right? अब जब हम ऐसे स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो बिगिनिंग होती है, यानी हमने स्टार्टिंग कैसे करनी है। तो स्टार्टिंग बहुत इम्प्रेसिव and it should be very attractive. It can start with some quotation, it can start with some poetry, it can start with some idea or in any way, but it should be very impressive. और कोशिश करें students that it should be creative, it should be by the student himself, and it should be quite different from the other fellows. It should not be that the same sentence, same quotation, you are just copying one student, the other student, the third students, the fourth students and so on. It should not be. ये बिल्कुल क्वाइट डिफरेंट होने चाहिए, क्योंकि ये एक अट्रैक्टर होता है। ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि अटेंशन सीकर होता है ये पार्ट जो है किसी भी पेपर मार्कर की लिए। तो जब तक आप इसको इम्प्रेसिव और अट्रैक्टिव नहीं बनाएंगे तब तक आपकी बात नहीं बनेगी। सो इट शुड बी वेरी इम्प्रेसिव, अट्रैक्टिव एंड क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, एंड इट शुड बी क्रिएटिव। और डिफरेंट रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इस पार्ट को एक तरह से डिफरेंट बनाएं, क्रिएटिव बनाएं, यानी आप खुद से कोशिश करें लिखें। तो बिगनिंग में हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना होता है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा उसका एक जनरल इंट्रोडक्शन देना होता है, जस्ट 4 to 5 लाइंस में, और इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी इंट्रोडक्शन जो है बहुत लेंथी नहीं होना चाहिए। आपने इस पॉइंट को भी माइंड में रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये कहा जाता है कि आप ऐसे लिखें ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, तो अनएम्प्लॉयमेंट पे जब आप ऐसे लिखें तो डेफिनेटली यू नीड टू डिफाइन अनएम्प्लॉयमेंट in your own words. Even if you don't know the quotation of some writers, some authors, you don't need to be worried. You should write in your own words. तो आप ये लिखेंगे, ऑफकोर्स अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कहा जाए तो आप ये कहेंगे a state of joblessness is called unemployment, और आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि when even the situation when more jobs are not available for the people who are even we should say that more than the people who are present, यानी हम ये कह सकते हैं कि the situation when jobs are less and people are more, that is also called unemployment. तो
इस तरह से भी हम इसको, तो मीन कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यू शुड राइट इन अ सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड वे द डेफिनेशन ऑफ दैट टॉपिक, दैट पॉइंट जो भी है ऐसे का, उसके ऊपर आपने एक सिंपल वे में उसको डिफाइन करना होता है। अगर आपको कहा जाए कि डेमोक्रेसी के ऊपर लिखें तो आप ऑफ कोर्स डेमोक्रेसी पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड जो एक कोटेशन है अब्राहम लिंकन का, तो उसको आप मेंशन कर सकते हैं, आप कह सकते हैं अपने सिंपल वे में भी उसको मेंशन कर सकते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, दैट इज़ कॉल्ड, यानी एक तरह से ये एक डेमोक्रेटिक वे होता है, यानी जिसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करते हैं और वो अकॉर्डिंग टू द चॉइस, अकॉर्डिंग टू द विलिंगनेस ऑफ द पीपल गवर्नमेंट को गवर्नमेंट में जाकर रूल करते हैं। The essay can begin with quotation, with story, with a humorous or profound remark, or even in an abrupt manner. यानी एक डिफरेंट तरीकों से हो सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो होता है मिडिल पार्ट होता है। मिडिल पार्ट में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, यानी ये एक्चुअली किसी भी ऐसे का मेन पार्ट होता है। इंट्रोडक्शन में हमने शॉर्ट से लिखना होता है। अब इसमें आपने ये करना होता है कि अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, अकॉर्डिंग टू द ऐसे आप डिफरेंट पैराग्राफ्स अरेंज कर लें अकॉर्डिंग टू द ऐसे, अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ दैट ऐसे। अगर आउटलाइन दी हैं तो आपको वो ज़्यादा उसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसमें आपको ऑलरेडी आउटलाइन या पॉइंट्स मिल जाएंगे। उसमें आमतौर पर ये होता है कि अगर कोई ऐसा टॉपिक है तो उसकी ओरिजिन के बारे में बात हो सकती है, यानी वो स्टार्ट कैसे हुआ, फिर उसकी करंट या प्रिवेलिंग कंडीशन के बारे में एक पैराग्राफ हो सकता है, फिर उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं सोसाइटी के ऊपर, उसके ऊपर पैराग्राफ हो सकता है एक इसी तरह से नेक्स्ट पैराग्राफ हो सकता है कि उसकी रीजंस क्या हैं, कैसे ये क्रिएट हुआ, उसके बाद फिर उसकी प्रिवेंशन या उसके वो जो प्रिकॉशनरी मेजर्स होती हैं वो हो सकती हैं, और एंड पे तो कंक्लूजन होगा। लेकिन इस मिडल पार्ट में ये तमाम चीज़ें आ जाएंगी, यानी मेन पार्ट है ऐसे का, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। डू नॉट मिक्स अप डिफरेंट आइडियाज़, इसमें आपने ये रखना होता है कि मिडल पार्ट में डिफरेंट आइडियाज़ को आपस में मिक्सअप नहीं करें। वन पैराग्राफ लेट इट कंटेन जस्ट वन आइडिया और सिमिलर आइडियाज, एक पैराग्राफ में एक आइडिया या सिमिलर आइडियाज एक पैराग्राफ में रखें, दूसरे पैराग्राफ में दूसरे आइडियाज और इस तरह से रखें। द बॉडी ऑफ द ऐसे शुड हैव सर्टेन क्वालिटीज, दे शुड बी यूनिटी। यूनिटी का मतलब ये होता है कि आप जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं तमाम पैराग्राफ्स में उसी से रिलेटेड पॉइंट्स आने चाहिए, यानी ऐसा नहीं है कि आप टॉपिक कोई और डिस्कस कर रहे हैं लेकिन आइडियाज आप वहाँ पर कोई और लिख रहे हैं। रेलिवेंट आइडियाज नहीं होने चाहिए एक पैराग्राफ में, क्लोजली रेलिवेंट एंड क्लोजली हम कह सकते हैं कि जॉइनिंग आइडियाज़ जो हैं वो होने चाहिए, और उनको फिर आपने जॉइन करना होता है थ्रू कंजक्शंस, यानी एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस के साथ कनेक्शन भी बनाना होता है। ऐसा नहीं है कि एक सेंटेंस सेपरेट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, दूसरा और तरह का लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यानी उन सेंटेंसेस को आपस में कोहेरेंट या हम कह सकते हैं कि कोहेजन एक तरह से उसमें क्रिएट करनी होती है। द रेलिवेंट मैटर शुड बी एक्सक्लूडेड, डू नॉट बिगिन एन essay till you have thoroughly understood its scope. For example, on the essay assignment depicting a literary subject, you are not to discuss the advantages and disadvantages of the cinema or its general effect upon man. For it is beyond the scope of the topic. यानी आपने ये जहन में रख लेना है कि आपको जो चीज़ दी गई है एग्जैक्टली वही बताएं। अगर आपको ये कहा जाता है कि सिनेमा के बारे में लिखें जो कि डिपिक्टिंग लिटरेरी सब्जेक्ट को डिपिक्ट कर रहा है, उसको शो कर रहा है, तो आप उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और उस तरह की चीज़ें नहीं लिखेंगे, बल्कि आप ये बताएंगे कि एक सिनेमा किस तरह से लिटरेचर को या एक लिटरेरी सब्जेक्ट को डिपिक्ट करता है, शो करता है, प्योरली उसके बारे में आप बताएंगे, और कौन कौन से लिटरेरी सब्जेक्ट को शो कर सकता है या इस तरह की बातें। दे शुड बी कोहेरेंस। कोहेरेंस का मतलब यही होता है कि उसमें कनेक्टिविटी होनी चाहिए, और सेंटेंसेस को आपस में जब आप कनेक्ट करते हैं तो वो आमतौर पर कंजक्शंस के थ्रू ज्वाइन होते हैं, और आइडियाज़ का भी आपस में एक लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए। दोनों तरह की चीज़ें होनी चाहिए, एंड द आइडिया शुड हैव लॉजिकल कनेक्शन। Arrange your thoughts properly and then present them in a logical manner. The idea should not be disjointed or jumbled up. यानी disjointed नहीं होने चाहिए, और jumbled up से मुराद है एक दूसरे के साथ confusing नहीं होनी चाहिए, एक आइडिया और है दूसरा आइडिया, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक प्रॉपर प्रोपोर्शन शुड बी ऑब्जर्व बिटवीन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द ऐसे। एक प्रॉपर पोर्शन देना चाहिए, यानी एक आइडिया को आपने ऐसा किया कि 2 पैराग्राफ दिए, दूसरे आइडिया को आपने 1 पैराग्राफ दिया, तीसरे को बिल्कुल हाफ पैराग्राफ दे दिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यानी उनका एक प्रॉपर पोर्शन आप उस पर रखें कि एक आइडिया को आपने एक, जैसे आप रीजंस लिख रहे हैं किसी चीज़ की, किसी अनएम्प्लॉयमेंट की रीजन सपोज अगर आप लिख रहे हैं, तो उसमें आप एक पूरा पैराग्राफ दें। फिर इसी तरह से आप ये बताएं कि उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं, उस पर भी एक पूरा पैराग्राफ लिखें। तो मीन के प्रोपोर्शन या उनका जो क्वांटिटी यानी एक हिस्सा जो है, पोर्शन जो है, वो एक प्रॉपर होना चाहिए, तमाम का इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें उसको। डो नॉट वेस्ट टू मैनी वर्ड्स ऑन द इंट्रोडक्शन सो दैट when you are going to begin the discussion of the topic the time for the essay has finished। और स्पेशली याद रखें कि जो इंट्रोडक्शन आप किसी चीज़ का देते हैं तो उसमें आप बहुत ज़्यादा वर्ड्स यूज़ ना करें कि कहीं ऐसा ना हो कि उसी पे अपना टाइम आप वेस्ट कर लें।
इसके बाद आता है लास्ट पार्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज टू जस्ट एज एन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ इज नीडेड, अ कंक्लूडिंग पैराग्राफ इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, अ गुड एंडिंग विल गिव फिनिश टू द एसे एंड विल नॉट लेट इट लुक इनकम्प्लीट। तो उसके बाद फिर से दोबारा से बता रहे हैं, वो कहते हैं कि पैराग्राफ जो है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जिस तरह से शॉर्ट होता है इसी तरह से कंक्लूजन भी होना चाहिए। मैं आमतौर पर स्टूडेंट्स को ये एडवाइस करता हूँ कि एंड वाले पैराग्राफ में आपने आमतौर पर तमाम डिस्कशन को जितना भी लिखा है उसको एक तरह से सम अप करना होता है 4 to 5 लाइंस में, 3 लाइंस में। लेकिन जब आप ये लिखें तो आप उसके साथ टू कंक्लूड, टू सम अप, टू इन्फेयर, द जस्ट ऑफ द मैटर इज, इस तरह के फ्रेजेस यूज़ करें ताकि जो ऐसे चेक करने वाला शख्स है उसको क्लियरली मेंशन हो जाए, पता चल जाए कि ये स्टूडेंट यहाँ पे अब इस ऐसे को अपने को क्लोज कर रहा है। क्योंकि आमतौर पर ये होता है कि ऐसे राइटिंग स्टूडेंट्स एंड पर जाकर अटैम्प्ट करते हैं, तो समटाइम ये इम्प्रेशन भी जा सकता है कि स्टूडेंट ऐसे लिख रहा था और उसका ऐसे उससे पेपर छीन लिया गया या उसका टाइम कंप्लीट हो गया और उसको कंप्लीट नहीं कर सका। तो आपने ये इंप्रेशन बिल्कुल नहीं देना। और इस इंप्रेशन को बनाने के लिए कि आपने एक कंप्लीट ऐसे लिखा है, मेच्योर, नीट एंड क्लीन आपने अरेंज किया और उसका एक प्रॉपर एंड किया है, तो उसके लिए आप एंड पे यानी लास्ट पैराग्राफ में जहाँ पे आपने चीज़ों को सम अप करना होता है वहाँ पे आप टू कंक्लूड, टू सम अप, टू इनफेयर या इस तरह के वर्ड्स लिखें जो कि ये शो करते हैं कि स्टूडेंट यानी ऐसे लिखने वाला अब उस ऐसे को कंप्लीट कर रहा है, मुकम्मल कर रहा है, एंड कर रहा है। दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये अगर लिख दें तो ये बहुत बेहतर होता है। और कंक्लूजन जो होता है वो भी एक अच्छे तरीके से करना चाहिए। और उसमें कंक्लूजन में आपने खाली उस डिस्कशन को, जो भी मेन डिस्कशन है आपकी यानी इंट्रोडक्शन को छोड़ के जो मेन पार्ट है जिसमें आपने सारी बातें डिस्कस किया, उनको 3 से 4 लाइनों में एक तरह से सम अप करना है। और उसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे भी एक कंक्लूजन, ऐसे का कंक्लूजन जो होता है वो भी एक अच्छी फॉर्म में होना चाहिए। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से यू नीड टू बी वेरी अटेंटिव फॉर अरेंजिंग टाइम को अरेंज करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 25 मिनट्स रखे हैं ऐसे के लिए, तो फर्स्ट 3 to 4 मिनट्स आप उस पर थाट्स को अरेंज करें, सोचें, उस पर कंtemplate करें, आइडियाज़ यू शुड राइट डाउन in rough work, and then you should come towards actual writing, right? Then there should be beginning के लिए आप 4 to 5 मिनट्स रख लें। उसके बाद फिर आप मिडल पार्ट है उसके लिए, मेन पार्ट है आपका 10 मिनट्स आप उसके लिए रख लें या इवन 12 मिनट्स रख लें, और आखिरी कंक्लूजन के लिए 2 or 3 मिनट्स आपके पास होने चाहिए। सो यू शुड arrange the essay in a very good way, in a very proper way. That's the most important thing, and you can get even 10 marks out of 12 quite easily. This is the most important thing. So we are going to stop it here right now, but we should discuss in the next lectures how we should write an essay on a specific topic. We shall discuss it later. Right now we are going to